गाइस, सभी का वेलकम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के पार्ट नंबर 33 में 32 पार्ट्स में एसएससी बैंक्स की पूरी ग्रामर मैं आपको करवा चुका हूँ। इनफैक्ट इस तरीके से करवाइए कि इसके बाद किसी कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है, किसी किताब को नहीं खोलना है। ग्रामर को लॉजिक के साथ 12वीं वाला बच्चा भी समझ सकता है ना। आज पार्ट नंबर 33 है, मोस्ट अवेटेड टॉपिक है अपना प्रेपोजिशंस का। ऑलमोस्ट अपना कोर्स पूरा हो गया है, 90% मैं बोलूँगा यहाँ पे हो गया। देखो प्रेपोजिशन है ना, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि लेंथी टॉपिक है। पहले पार्ट में जो कॉन्सेप्ट सीखोगे उस पर बना हुआ क्विज़ है, आप इसको एक ट्राई दें। अगर नहीं आए कोई क्वेश्चन तो वीडियो के लास्ट में आप एबल होंगे एरर को आइडेंटिफाई करने में और उसको सही करने में, है ना। चलो अब बिल्कुल बेसिक से समझेंगे प्रेपोजिशन क्या होती है और क्या इसके रूल्स हैं। 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। द सोल्जर डाइड फॉर हिज कंट्री एंड द सोल्जर डाइड ऑन द बैटलफील्ड। सोल्जर की मौत हुई, सोल्जर डाई किया अपनी कंट्री के लिए, और सोल्जर यहाँ पे डाई किया बैटलफील्ड पे, जंग के मैदान पे। 3 सेंटेंस सोल्जर से रिलेटेड है। मैं इन 3 सेंटेंसेस को ब्रेक करूँगा, है ना। ब्रेक करने का तरीका आप जानते हैं। पहले आप पकड़ेंगे सब्जेक्ट को, सोल्जर, डाई है आपकी वर्ब। तीनों ही सेंटेंस में ऐसा है ना, सोल्जर और डाई उसकी वर्ब। दूसरे सेंटेंस में आप फॉर नाम की प्रेपोजिशन को देख रहे हो जिसको हम सीखने वाले हैं आज, और इसका ऑब्जेक्ट है कंट्री नाम का नाउन। और तीसरे सेंटेंस में आप देख रहे हो ऑन नाम की प्रेपोजिशन को, और इसका नाउन है एक बैटलफील्ड नाम का नाउन, इसका ऑब्जेक्ट। अब देखो तीनों सेंटेंस सोल्जर की बात कर रहे हैं। इसी बात को कम शब्दों में लिखा जा सकता है तीनों सेंटेंसेस को कंबाइन करके। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, द सोल्जर डाइड फॉर हिज कंट्री ऑन द बैटलफील्ड। हुआ क्या, मैंने ऑन और फॉर प्रेपोजिशन को यूज़ करके सेंटेंस के अंदर कंट्री को और बैटलफील्ड को सोल्जर के डाई करने से रिलेट कर दिया। आप जो ये फॉर प्रेपोजिशन देख रहे हो और जो ये ऑन प्रेपोजिशन देख रहे हो, सभी प्रेपोजिशन का यही काम होता है, सेंटेंस में एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करना। अगर ये प्रेपोजिशन ना हो तो हमें सेंटेंस कई सारे बनाने पड़े। आप देख रहे हो ना, जैसे 1 2 3 सेंटेंस बनाने पड़े। प्रेपोजिशन का काम होता है सेंटेंस को छोटा करना ताकि बाकी वर्ड्स को उसी सेंटेंस से अपने रिलेट कर दें। लास्ट वाले सेंटेंस को तोड़ के देखेंगे। डाई हो गई आपकी वर्ब, सोल्जर हो गया आपका सब्जेक्ट, फॉर होगी प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट हो गया उसका कंट्री, ऑन प्रेपोजिशन नंबर 2 और उसका ऑब्जेक्ट है बैटलफील्ड। तो ये काम होता है प्रेपोजिशन का, एडिशनल इंफॉर्मेशन को सेंटेंस में ऐड करना। अब देखो प्रेपोजिशन है कितनी, इंग्लिश में 150 से ज़्यादा बेसिक प्रेपोजिशंस हैं। आपके सामने एक छोटा सा नमूना आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एक लिख दिए हैं। अगर आप इनको डिटेल में जाओगे पढ़ने में तो 150 बेसिक हैं और उसके ऊपर 200 मिलेंगी कंबाइंड। मान लो 2 प्रेपोजिशन को जोड़ दें तो एक तीसरी प्रेपोजिशन बन जाती है। तो मतलब प्रेपोजिशन इंग्लिश में बहुत सारी हैं, अपने को सबको नहीं सीखना है। आपको एक मैं जनरल आइडिया दूंगा मोटा मोटा, किस केस में किस प्रेपोजिशन को आपको यूज़ करना है। सीखोगे आप रीडिंग के जरिए, लेकिन इन वीडियोस के जरिए मैं आपका बेस तैयार करूंगा प्रेपोजिशन का, है ना। चलो रूल नंबर 1 से शुरू करें। सबसे बेसिक रूल प्रेपोजिशन का है, प्रेपोजिशन विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। कोई भी प्रेपोजिशन का कम से कम एक ऑब्जेक्ट जरूर होगा। अच्छा ऑब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन या प्रोनाउन या जेरेंट। अब इस वाले रूल को समझेंगे एक सेंटेंस के जरिए। मैंने आपके सामने लिखा, द गेस्ट ब्रॉट अ बुके फॉर। गेस्ट लेकर के आया, ब्रिंग किया उसने एक बुके को, एक गुलदस्ते को। सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ब्रिंग ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है आपकी वर्ब होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। गेस्ट हो गया आपका सब्जेक्ट, सेंटेंस का डूअर। अच्छा क्या लेके आया भाई, वर्ड से रिप्लाई किया बुके ने, बुके हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, एक नाउन है। अब मिली आपको फॉर प्रेपोजिशन। हमारा रूल कहता है कि प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट मिलना ही चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस में ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अब देखो आप मीनिंग से जाओ चाहे ग्रामर से जाओ, फॉर प्रेपोजिशन के बाद कुछ आना चाहिए। गेस्ट एक बुके लाया, और किसके लिए लाया, होस्ट के लिए। मेहमान एक गुलदस्ता लाया, किसके लिए लाया, मेज़बान के लिए। तो फॉर प्रेपोजिशन को एक मेज़बान नाम का, होस्ट नाम का ऑब्जेक्ट हमें देना पड़ेगा। अब देखो इसी रूल को अपने थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। आपने देख लिया कैसे नाउन जो है किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ, द होस्ट थैंक्ड द गेस्ट फॉर। अगेन ब्रेक करेंगे, थैंक आपकी वर्ब होगी, एहसान जताना। होस्ट हो गया आपका सब्जेक्ट, है ना, मेज़बान। मेज़बान ने थैंक किया, एहसान जताया, और किसका भाई, गेस्ट का। हु या व्हाट का रिप्लाई करने वाला आपका बन जाता है ऑब्जेक्ट वर्ब से, तो गेस्ट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो फिर से फॉर प्रेपोजिशन है। पहला सवाल तो ये, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया। दूसरा सवाल ये, मान लो मैं ऐसा कहना चाहूँ कि होस्ट ने गेस्ट का एहसान जताया आने के लिए, कम करने के लिए, तो कम की कौन सी फॉर्म को यूज़ किया जाए। समझ गए ना, फॉर प्रेपोजिशन के बाद कुछ तो आएगा ही।
होस्ट ने गेस्ट का एहसान जताया आने के लिए कि आप आए हमारी पार्टी के अंदर, है ना। अब कम की कौन सी फॉर्म को यूज़ किया जाए? देखो, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या होगा प्रोनाउन, और अगर वर्ब होगी ना तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में। समझ गए ना। मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ, कम कभी भी नहीं आएगा प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसी कोई भी फॉर्म प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनती है। सिर्फ और सिर्फ बनती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस केस में बोलूँगा द होस्ट थैंक द गेस्ट फॉर कमिंग। अब इस रूल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। मेरे साथ साथ चलना, मैं स्टेप बाय स्टेप ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखो इस सेंटेंस को। द होस्ट थैंक्ड द गेस्ट फॉर कमिंग एंड प्रेजेंट अ गिफ्ट। होस्ट ने थैंक किया गेस्ट का आने के लिए और एक गिफ्ट को प्रेजेंट करने के लिए, एक तोहफा देने के लिए। सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। थैंक आपकी वर्ब होगी, होस्ट आपका सब्जेक्ट हो गया। किसको थैंक किया? वर्ड या हुम का रिप्लाई देने वाला है गेस्ट, तो ये हुम हो गया आपका गेस्ट, ऑब्जेक्ट इस वर्ब का। अच्छा भाई, किस काम के लिए किया थैंक? फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कमिंग नाम का ये वाला जीरेंट। समझ गए ना। फॉर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी अगर वर्ब को लगाना है तो। अब देखो, ये कमिंग जो है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। होस्ट ने गेस्ट का थैंक दो चीज़ों के लिए किया, एक तो आने के लिए, एक तोहफा देने के लिए। दोनों ही चीज़ें इस फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हैं और एंड नाम के कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट हो गया आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2। अच्छा, क्या प्रेजेंट किया गया? प्रेजेंट वर्ब से हमने गिफ्ट नाम के नाउन को जोड़ दिया है, गिफ्ट बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं फॉर प्रेपोजिशन के तो दोनों को ही आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। अक्सर आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे एग्जाम में जहां पे एक ऑब्जेक्ट तो जीरेंट बना के दिया होगा लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी और फॉर्म में रखा होगा, आपको भी उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देना है। मैं फटाफट से यहाँ क्या करूँगा, प्रेजेंट को काटूंगा और इसकी जगह लिखूंगा प्रेजेंटिंग। होस्ट थैंक्ड द गेस्ट फॉर कमिंग एंड प्रेजेंटिंग अ गिफ्ट। अभी तक सब कुछ सिंपल चल रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें, ये पार्ट नंबर 33 है। अपने आप को शक्तिमान ना समझें। मैंने फर्स्ट पार्ट से, इनफैक्ट पार्ट नंबर 0 से आपको यहाँ खींच करके लाया हूँ। अगर आप सीखना ही चाहते हो, मन में बड़ी डेडिकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे कोर्स को, आज ही आप चैनल के होम पेज पर जाएंगे, पार्ट नंबर 0 से चलाएंगे इस प्लेलिस्ट को, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब देखो, अब अपना मेन यहाँ से एडवांस वाला पार्ट शुरू होता है। रूल नंबर 2, बहुत सारी ऐसी प्रेपोजिशन है जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब होता तो है लेकिन आपको दिखेगा नहीं। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। ध्यान से देखो इन सेंटेंसेस को। आई बॉट अ पेंसिल टू राइट, मैंने खरीदा एक पेंसिल को लिखने के लिए। सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। बाय, बॉट, बॉट, बाय की सेकंड फॉर्म है, आपकी वर्ब है। आई आपका सब्जेक्ट है। क्या खरीदा भाई? पेंसिल को। वर्ड से रिप्लाई कर दिया इस नाउन ने, इस बाय वर्ब का बन गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, टू राइट, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की क्लास हो चुकी है पार्ट नंबर 30, अच्छे से मैं आपको समझा चुका हूँ क्या इन्फिनेटिव होता है। मैंने खरीदा एक पेंसिल को लिखने के लिए, ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। अच्छा, कैसे गलत है? रूल नंबर 2 ये कहता है, अगर कोई इन्फिनेटिव किसी नाउन के बाजू में पड़ा हो, अगर कोई इन्फिनेटिव किसी नाउन के बाजू में पड़ा हो और उस नाउन से रिलेटेड हो, पेंसिल क्यों खरीदी? लिखने के लिए। अगर कोई इन्फिनेटिव नाउन के बाजू में पड़ा हो और उस नाउन से रिलेटेड हो, उस केस में वो नाउन उस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर सुन लो, अगर कोई इन्फिनेटिव किसी नाउन के बाजू में पड़ा हो और उस नाउन से रिलेट करता हो तो उस इन्फिनेटिव को इस नाउन को इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं बना, ये सेंटेंस डिसाइड करेगा यहाँ पे। आई राइट अ पेंसिल, मैं लिखता हूँ एक पेंसिल से। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? राइट वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, पेंसिल यहाँ पे एक नाउन है। अब मुझे एक बात बता दो, आई राइट अ पेंसिल, क्या ये सही सेंटेंस है? मैं लिखता हूँ एक पेंसिल को, क्या ये सही सेंटेंस है? नहीं। आप लिखते हो पेंसिल के जरिए। जब भी आप पेन, पेंसिल, किसी भी चीज़ के जरिए लिखते हैं तो आप यूज़ करते हैं विद नाम के प्रपोजिशन को। ये सेंटेंस विद के बिना अधूरा है। आई राइट विद अ पेंसिल इज द करेक्ट सेंटेंस। अगर इतना समझ गए तो ये रूल हो गया क्लियर। अगर राइट वर्ब पेंसिल को अपना ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती है तो ये इन्फिनेटिव भी इस पेंसिल को अपना ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा। ये भी तो राइट ही है ना, इन्फिनेटिव ही है। अगर यहाँ पे नहीं बन पा रहा तो यहाँ भी नहीं बनेगा। तो क्या करना है, जो यहाँ पे किया था वो यहाँ भी कर दो। आप क्या करोगे, लास्ट में विद नाम के प्रेपोजिशन को ऐड कर दोगे। अच्छा, कोई पूछेगा सर ये विद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ है? अरे ये पेंसिल ही है।
आई बॉट अ पेंसिल टू राइट विद दैट पेंसिल। अब वो पेंसिल जो है, उस पेंसिल को हमने दूसरी बार नहीं लिखा, विद प्रेपोजिशन लिख करके छोड़ दिया। समझ गए ना? इसलिए आपको बहुत बार सेंटेंस के लास्ट में प्रेपोजिशन मिलेगी और आप सोचोगे सर उसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया, उसका ऑब्जेक्ट पीछे रखा हुआ है। अब मैं कुछ और सेंटेंसेस के जरिए यही वाला रूल आपको समझाता हूँ, है ना। लॉर्ड मतलब बहुत सिंपल है। द फार्मर बिल्ट अ हट टू लिव। फार्मर ने बिल्ड किया एक झोपड़ी को रहने के लिए। अच्छा, फार्मर हो गया आपका सब्जेक्ट, बिल्ड हो गई आपकी वर्ब। इतना तो क्लियर है। क्या बिल्ड किया भाई? झोपड़े को, अ हट। अच्छा, टू लिव हो गया एक इन्फिनेटिव। अच्छा, झोपड़ी में रहेगा इसीलिए उसको बिल्ड किया था। हट क्यों बिल्ड की? ताकि झोपड़ी में रह सके। तो ये इन्फिनेटिव इस हट से कनेक्टेड भी है। अगर ऐसा है तो इस लिव के ऑब्जेक्ट को बनना है हट को। अगर ऐसा है तो हट को इस लिव का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये मैं डिसाइड करूंगा इस सेंटेंस से। आई लिव अ हट, मैं एक झोंपड़ी में रहता हूं। लिव आपकी वर्ब होगी, आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हट एक नाउन हो गया। क्या ये सेंटेंस सही है? आई लिव अ हट, मैं एक झोंपड़ी में रहता हूं। क्या ये सेंटेंस सही है? अरे नहीं, गलत है। तो आई लिव इन अ हट होना चाहिए। समझ गए ना? आप एक झोंपड़ी के अंदर रहते हो, लिव के बाद में इन लगाओगे तो ये सेंटेंस पूरा होगा। अगर मेरे भाई लिव और हट का आपस में इन के बिना कनेक्शन नहीं बनेगा तो इस इन्फिनेटिव और इस हट का भी इन के बिना कनेक्शन नहीं बनेगा। क्या करना है? लिव के बाद में इन नाम की प्रीपोजिशन चिपका देनी है और इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? पीछे रखा है हट। अब तो सीख गए होगे आप ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना, कब प्रीपोजिशन को लास्ट में लगाना है इन्फिनेटिव आने के बाद। चेक कर लें आपको कितना आपने सीखा। कोशिश करेंगे इस सेंटेंस को बनाने की। यू गेट वन लाइफ टू लिव, आपको मिलती है एक ज़िंदगी जीने को। गेट आपकी वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, वन लाइफ आपका ऑब्जेक्ट है। क्या मिलती है भाई? ज़िंदगी मिलती है। लाइफ आपका गेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। टू लिव एक इन्फिनेटिव है, नाउन की बाजू में आ रहा है, दोनों का कनेक्शन भी है। लिव के बाद में हमने अभी देखा था कि इन आना चाहिए, तो मैं इस इन को लगा देता हूँ। ठीक है, इस इन का ऑब्जेक्ट हो गया लाइफ। अब मैं चेक करूंगा ये सेंटेंस सही है या गलत है। कैसे चेक करूंगा? इस सेंटेंस से। आई लिव अ लाइफ, कुछ भी नहीं करना है। जो आपने इन्फिनेटिव लिया है उसको मेन वर्ब बना दो और जिस चीज़ से रिलेट करवाना है उसको उसका ऑब्जेक्ट बना दो। मैं जीता हूँ एक ज़िंदगी, लिव आपकी वर्ब है, आई आपका सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ, जो लाइफ नाम का नाउन है, क्या इसको किसी प्रेपोजिशन की ज़रूरत है? आई लिव इन अ लाइफ, आई लिव ऑन अ लाइफ, आई लिव विद अ लाइफ। आई लिव अ लाइफ अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। देयर इज नो नीड फॉर एनी प्रेपोजिशन। ये लाइफ ही इस लिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर मेरे भाई ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो यहाँ पे इनको मत चिपकाया ना। रूल बिल्कुल आपके सामने है और पूरे लॉजिक के साथ है। अगर प्रेपोजिशन की ज़रूरत बीच में नहीं है, मैं एक ज़िंदगी जीता हूँ, आई लिव अ लाइफ बिल्कुल ठीक सब्जेक्ट, ठीक सेंटेंस है। ऐसे केस में इनको लगा के सेंटेंस की ऐसी तैसी मत कर आना। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक था बिना ही इनके। समझ गए? चलो अब इसी को रूल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कुछ और भी ऐसे केस हैं जिसके अंदर लास्ट में प्रेपोजिशन आएगी। एक तो आपने देख लिया, इन्फिनेटिव आए नाउन के बाजू में। अब इस सेंटेंस को देखो, दिस इज द शर्ट दैट आई वॉज लुकिंग। यही वो शर्ट है जो मैं ढूंढ रहा था। यही वो शर्ट है जो मैं ढूंढ रहा था। इज आपकी वर्ब है, दिस आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया। इस वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया टी शर्ट, लिंकिंग वर्ब है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को आपस में मैच करेगी। दिस इज द शर्ट, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो गया टी शर्ट। ये वही टी शर्ट है जो मैं ढूंढ रहा था। दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, दैट आया इस टी शर्ट के लिए। आई हो गया आपका रिलेटिव क्लोज का सब्जेक्ट, वॉज लुकिंग हो गई आपकी वर्ब। अब ये सेंटेंस कितना सही है कितना गलत है ये दूसरा वाला सेंटेंस बताएगा। आई वॉज लुकिंग अ टी शर्ट, मैं ढूंढ रहा था एक टी शर्ट को। वॉज लुकिंग वर्ब होगी, आई सब्जेक्ट हो गया, टी शर्ट एक नाउन हो गया। अब ये बता दो मुझे, क्या ये टी शर्ट इस लुकिंग का ऑब्जेक्ट हो सकता है? मैं ढूंढ रहा था एक टी शर्ट को। लुक का मतलब होता है देखना। जब तक लुक को मैं लुक फॉर में नहीं बदलूंगा तब तक इसका मतलब ढूंढना नहीं होगा। अगर मुझे सही से पूरे सेंटेंस को बनाना है तो बीच में फॉर लगाना पड़ेगा और लुक फॉर फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा टी शर्ट नाम का नाउन। अगर ऐसा है ना मेरे भाई तो यहाँ भी तुम टी शर्ट ढूंढ ही रहे थे। अगर ऐसा है तो यहाँ भी फॉर को लगाना पड़ेगा और इस लुक फॉर नाम की फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। समझ गए मेरी बात को? अब इस फॉर का ऑब्जेक्ट कहाँ है? अरे ये लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका पूरे का ऑब्जेक्ट है ये दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन जो कि टी शर्ट नाम के नाउन को एंटीसीडेंट लेके बैठा है। समझ गए ना? लुक फॉर अगर नहीं लिखा सेंटेंस अपने आप में गलत है। अच्छा और सेंटेंस से देखते हैं इसको। शी इज़ द गर्ल दैट यू वर टॉकिंग, ये वही लड़की है जिसकी तुम बात कर रहे थे।
शी इज़ द गर्ल दैट यू वर टॉकिंग। इज़ आपकी वर्ब, शी आपका सब्जेक्ट, गर्ल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दैट रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट है गर्ल, है ना। यू आपका सब्जेक्ट है और वर टॉकिंग आपकी वर्ब है रिलेटिव क्लोज की। अब ये बताओ ये सेंटेंस कितना सही है इस सेंटेंस के जरिए। आई वॉज टॉकिंग अ गर्ल, मैं एक लड़की के बारे में बात कर रहा था। वॉज टॉकिंग वर्ब होगी, आई आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इस गर्ल का बताओ क्या करें। मैं लड़की से बात कर रहा था तो टॉक विद, मैं लड़की के बारे में बात कर रहा था टॉक अबाउट। समझ रहे हो मेरी बात को। टॉक है गर्ल नहीं होता, आप लड़की के बारे में कर सकते हो या उससे उसके जरिए उसके साथ कर सकते हो, है ना। तो टॉकिंग टू अ गर्ल, टॉकिंग विद अ गर्ल, टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, ये हो सकता है। अब इस केस में हम बात कर रहे हैं उस लड़की के बारे में जिसके तुम बात कर रहे थे। ऐसा है तो यहाँ अबाउट आना चाहिए और इसीलिए यहाँ भी अबाउट आएगा। इस टॉक अबाउट नाम की फ्रेजल वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। समझ गए ना। तो ध्यान रखना, रिलेटिव क्लोज जब वर्ब से ख़त्म हो रहे हों तो उसके बाद में एक प्रेपोजिशन आ सकती है। आपको सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई करके देखना है, सही आएगी या नहीं आएगी वो आपको फॉर्मूला बताएगा। आ जाओ इसको एक लेवल और ऊपर लाए रूल को। रूल नंबर 4, व्हाट आर यू वेटिंग, किसका इंतज़ार कर रहे हो। अपने दिल पे हाथ रख के बताना कितने लोगों को ये सेंटेंस गलत लग रहा है। मेरे ख्याल से आप में से 10% को भी नहीं लगेगा, है ना। व्हाट आर यू वेटिंग, किसका इंतज़ार कर रहे हो। अभी इसी फॉर्मूला को लगाऊंगा मैं, है ना, जो सीखा हमने। व्हाट आपका एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यू सब्जेक्ट है, आर वेटिंग वर्ब है। सेंटेंस में इन्वर्जन हुआ है क्योंकि WH वर्ड से सेंटेंस शुरू हुआ है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई हुई है। व्हाट आर यू वेटिंग। अगर इस सेंटेंस को चेक करना हो ये सही है गलत है तो मैं करूँगा इस सेंटेंस के जरिए। इसका जवाब ले लो। आई एम वेटिंग अ सूटेबल अपॉर्चुनिटी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक सही मौके का। सेंटेंस को तोड़ें, एम वेटिंग वर्ब होगी, आई सब्जेक्ट हो गया, सूटेबल अपॉर्चुनिटी हो गया एक नाउन, सूटेबल एक एडजेक्टिव है। अब मुझे ये बताओ, अगर आप बस का इंतजार कर रहे हो तो आप बोलोगे आई एम वेटिंग फॉर अ बस। अगर आप ट्रेन का कर रहे हो तो आई एम वेटिंग फॉर अ ट्रेन। अगर आप मौके का इंतजार कर रहे हो तो आई एम वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। अगर ऐसा है तो बीच में फॉर प्रीपोजिशन आएगी, और अगर यहाँ फॉर आएगी तो मेरे भाई यहाँ मत भूल जाना। व्हाट आर यू वेटिंग को व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, समझ गए ना। फॉर का ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये व्हाट नाम का प्रोनाउन ही इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशन का है लेकिन वो विजिबल नहीं है, इसके बाद में ना लिख करके शुरू में लिखा हुआ है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अगर फॉर नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत है। एक और सेंटेंस कर लेते हैं इसी रूल नंबर 4 पे ताकि दिमाग में बैठ जाए। विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग, कौन सा गाना सुन रहे हो तुम। यू आपका सब्जेक्ट है, आर लिसनिंग आपकी वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले आई है क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हुआ है WH वर्ड से, है ना। विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग, चेक करें इसको सही है गलत है। आई एम लिसनिंग द शेप ऑफ यू, मैं सुन रहा हूँ इस वाले गाने को, वो गाना है ना द शेप ऑफ यू। अगर ये सेंटेंस सही है तो मुझे बीच में टू को लगाना पड़ेगा। आई एम लिसनिंग टू द शेप ऑफ यू, क्योंकि लिसन एक ऐसी वर्ब है जो टू के बिना कभी नहीं आती। आप कितना भी बोल लो आई एम लिसनिंग शेप ऑफ यू, गलत है। लिसन के बाद में टू तो लगेगा ही लगेगा। आई एम लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, है ना। अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी टू को फिट करना पड़ेगा। आप बोलोगे विच सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू, टू के बिना ये सेंटेंस अधूरा है। आई थिंक समझ गए होंगे रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, कब आपको एक वर्ब के बाद में प्रेपोजिशन देना पड़ेगा बिना एक विजिबल ऑब्जेक्ट के, क्योंकि ऑब्जेक्ट बाद में नहीं लिखा हुआ प्रेपोजिशन के, लेकिन है ज़रूर शुरू में कहीं आया हुआ है। अब आओ सीख लेते हैं एक बढ़िया सा और रूल प्रेपोजिशन पे। रूल आपके सामने लिखा हुआ नीचे। ऑन लगेगा फुट से पहले, ट्रेन से पहले, बस, प्लेन, शिप, साइकिल और जानवरों से पहले। जैसे किसी ऊँट पे बैठ के कहीं चले गए, जैसे किसी घोड़े पे बैठ के चले गए। ट्रेन, फुट, बस, प्लेन, शिप और साइकिल सबसे पहले ऑन लेंगे अपने ऊपर, है ना। अच्छा, अगर टैक्सी में गए, कार में गए, बोट में गए, वैन में गए, लॉरी में गए, एम्बुलेंस में गए तो लगेगा इन। लेकिन ये रूल हो जाता है फेल अगर आपका हैबिचुअल एक्शन हो। मान लो आप रोज़ ही जाते हो किसी चीज़ से, तो इन सबको भूल जाओ और आप यूज़ करेंगे बाय नाम की प्रेपोजिशन को, ठीक है। ये रूल कहता है हमें यशी ट्रैवल्स ऑन ट्रेन, यशी गोज़ टू ऑफिस इन टैक्सी। सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। पहले सेंटेंस में ट्रैवल आपकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपकी हैबिट्स को बताता है ना, यूजुअल एक्शन को। यशी आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑन प्रेपोजिशन, ट्रेन इसका ऑब्जेक्ट। यशी वाला दूसरा सब्जेक्ट है, इसमें यशी सब्जेक्ट और गोज वर्ब, टू आपकी प्रेपोजिशन, ऑफिस इसका ऑब्जेक्ट, इन प्रेपोजिशन और टैक्सी इसका ऑब्जेक्ट। अब देखो दोनों ही सेंटेंस बता रहे हैं यशी के हैबिचुअल एक्शन को, रोज़ का काम है इसका,
ट्रैवल करने का और ऑफिस जाने का। अगर मेरे भाई रोज़ का काम है ना, तो ट्रेन से पहले ऑन मत लगाए ना, टैक्सी से पहले इन मत लगाए ना, ये नीचे वाले दोनों ही नहीं लगेंगे। तो क्या लगेगा? दोनों की जगह लगेगा बाय। समझ गए ना? रूल ये कहता है अगर आपको हैबिचुअल एक्शन दिखाना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? हमेशा बाय को यूज़ करेंगे, चाहे कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सिवाय फुट के। अब ये फुट पे क्या लगेगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना। अब एक चीज़ का ध्यान दे लेना, बाय के साथ में जो भी चीज़ लगा रहे हो उसके आगे अ टैक्सी, द टैक्सी, माय टैक्सी, हर टैक्सी, देयर ट्रेन, अवर ट्रेन, ऐसा कुछ मत लगाना। सिर्फ और सिर्फ ट्रेन आएगा, बाय ट्रेन, बाय टैक्सी। समझ गए ना? कोई इससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं, कोई डिटरमाइनर नहीं। आगे समझ जाओगे इस रूल से। यशी गोज टू ऑफिस बाय हर ओन कार, यशी वेंट टू ऑफिस बाय अ बस। दोनों सेंटेंस ब्रेक कर दे। गोज वर्ब है, यशी सब्जेक्ट है, टू प्रेपोजिशन, ऑफिस उसका ऑब्जेक्ट, बाय प्रेपोजिशन और कार इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरे में वेंट प्रेपोजिशन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यशी सब्जेक्ट है, ऑफिस इसका ऑब्जेक्ट है, बाय एक प्रेपोजिशन है और बस इसका ऑब्जेक्ट है। देखो गलती क्या है, दोनों ही जगह बाय कार बाय बस आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ और तामझाम रखी हुई है। याद रख लेना हमेशा, अगर बाय लगाओगे तो बाद में कार ही आएगा। हर कार, माई कार, और कार, देर कार, अ कार, टू कार, फाइव कार, कुछ नहीं आएगा। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपने बाय बस लिखना है तो बाय बस से लिखना है, बीच में अ नहीं आएगा। अब मान लो आपको ये दिया ही हुआ है, अब अ तो निकाल नहीं सकते, हर ओन तो निकाल नहीं सकते। अब इस केस में बाय प्रेपोजिशन को भूल जाओ, है ना। अब इस केस में आप यूज़ करोगे एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को। तो कार से पहले लगता है इन, बाय को निकाल दो और इनको लगा दो, और बस से पहले लगता है ऑन, बाय को निकाल दो और ऑन को लगा दो। समझ गए? सिंपल रूल है। बाय के बाद में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं। अगर बीच में कुछ भी तो बाय को जाना है भूल और सही प्रेपोजिशन को यूज़ कर लेना है अपने हिसाब से। अब इसी रूल की कुछ एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिक से ही बता रहा हूँ, है ना। इस सेंटेंस को देखो, यशी गॉट इंजर्ड आफ्टर गेटिंग हिट बाय अ बस। यशी इंजर हो गई गेट हिट होने के बाद, चोट लगने के बाद एक बस से, है ना। एक बस से धक्का खाया उसने और इंजर हो गई। गॉट इंजर्ड आपकी वर्ब है, यशी सब्जेक्ट है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, गेटिंग एक जीरंड है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और गेटिंग क्या हुई? हिट हुई। ये गेट नाम का जीरंड एक बी फैमिली लिंकिंग वर्ब वाला जीरंड होता है, अपने बाद में एडजेक्टिव को लेता है। हिट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव, है ना। तो गेटिंग हिट, बाय प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है अ बस। सेंटेंस तो गलत हो गया। बाय प्रेपोजिशन के बाद में अगर बस आएगा तो बिना अ के आएगा, यही होना चाहिए ना। एक काम करते हैं, दूसरा सेंटेंस भी तोड़ लेते हैं। यशी वेंट टू ऑफिस ऑन फुट दैट डे। यशी वेंट आपकी वर्ब, यशी सब्जेक्ट, टू प्रेपोजिशन, ऑफ इसका, ऑफिस जो है इसका ऑब्जेक्ट, ऑन प्रेपोजिशन, फुट इसका ऑब्जेक्ट, दैट डे एडवर्ब ऑफ टाइम, कौन से दिन? उस दिन गई, है ना। दैट डे बता रहा है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम को एडवर्ब होगी। दोनों ही सेंटेंस गलत होने चाहिए। अगर बाय प्रेपोजिशन लगी है तो इसके बाद में अ नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे बाय की जगह पे ऑन आना चाहिए, है ना, ऑन बस। और अगर यहाँ पे फुट लगा है तो इससे पहले बाय आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अ फुट, बाय फुट, द फुट, माई फुट, योर फुट कुछ नहीं लगा। एक्चुअल में दोनों ही सेंटेंस सही हैं। ये कैसे हुआ? सर आपने तो बताया था बाय के बाद में अ नहीं आना चाहिए। ध्यान देना, वो तब जब वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो। यशी रोज ऑफिस जाती थी बस के जरिए, बाय बस आप लिखें, अ लगाए तो ऑन अ बस आप लिखें, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं हो रहा, यशी को ठोका गया एक बस के द्वारा। समझ गए मेरी बात को? एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और बाय के बाद में इसने अपना ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जिसने ठोका है। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात ना हो रही हो, अगर ट्रांसपोर्ट इधर उधर जाने की आने की बात ना हो रही हो ना, तो इन रूल्स को भूल जाओ, तब ये रूल्स नहीं लगेंगे। तो पहला सेंटेंस आप समझ गए। अब दूसरा देखो, यशी वेंट टू ऑफिस ऑन फुट। यहाँ पे तो ऑफिस जाने की बात हो रही है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो बाय क्यों नहीं आया? ध्यान देना, बाय सबके साथ लगेगा सिर्फ एक फुट को छोड़ के। बाय सबके साथ में लगेगा सिर्फ एक फुट को छोड़ के। फुट के साथ में कभी भी बाय नहीं आता, चाहे आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हो, चाहे फुट से पहले कुछ लिखा हो, हर ऑन फुट ऐसा भी लिखा हो ना तो भी चलेगा। फुट से पहले सिर्फ और सिर्फ ऑन आएगा। नेवर कंबाइन द वर्ड फुट एंड बाय टुगेदर, ठीक है। ऑन फुट ही होता है, बाय फुट नहीं होता। आ जाओ रूल नंबर 6 पे। एक चीज़ आपसे शेयर करनी है मुझे। देखो, प्रेपोजिशन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, 3 से 4 घंटे का होता है, फिर भी मैं इसको खींच तान के मोटा मोटा काम का आपको करवा सकता हूँ 2.5 घंटे में। पर 2.5 घंटे में एक वीडियो में नहीं, 3 वीडियो में होता है। और दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ, उस मोटे में से भी और मोटा मोटा लेकर के 1.5 घंटे में 2 वीडियोज़ में पूरा कर दूँ।
तो आप मुझे बताएं क्या आपको सूटेबल लगता है। कुछ लोगों को कोर्स पूरा करने की जल्दी है तो मैं 2 वीडियोस में भी करवा सकता हूं, और अगर डिटेल में चाहिए तो मैं 3 वीडियोस भी ला सकता हूं, है ना। बताना मुझे कमेंट्स में क्या आपको सूटेबल लगता है, उसी हिसाब से पूरा करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब देख लो रूल नंबर 6, ऑल फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द वेदर वॉज बैड। सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं क्योंकि वेदर जो है ख़राब था। सेंटेंस को ब्रेक कर दो। हैव बीन कैंसल्ड आपकी वर्ब है पैसिव वॉइस में, फ्लाइट्स आपका सब्जेक्ट है, ऑल एक एडजेक्टिव है, सभी की सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद शुरू हुआ दूसरा क्लोज, वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, वेदर सब्जेक्ट और बैड एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब देखो इस रूल को समझो, नीचे लिखा हुआ है बिकॉज जो है ना, बिकॉज वो होती है कंजंक्शन और बिकॉज ऑफ होती है एक प्रेपोजिशन। बिकॉज होती है कंजंक्शन और ऑफ के साथ में जब बिकॉज आएगा तो एक प्रेपोजिशन। मैंने आपको क्या बताया, प्रेपोजिशन का हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर यहाँ पे बिकॉज ऑफ लिखा हुआ है तो इसका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर वेदर को आपने बनाया तो वॉज बैड किसकी वर्ब बनेगी, ये वॉज को एक सब्जेक्ट भी चाहिए। मतलब ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ना होकर के पूरा का पूरा क्लोज रखा हुआ है। अगर ऐसा है ना मेरे भाई, अगर ऐसा है तो ये बिकॉज ऑफ को आपने गलत यूज़ किया हुआ है। क्या करें, इसको कंजंक्शन में बदल दो, एक नया क्लोज आ गया ना, क्लोज के लिए ही कंजंक्शन होती है। तो बिकॉज ऑफ में से ऑफ को निकाल दो, पीछे बच गया बिकॉज। आपको अक्सर बिकॉज और बिकॉज ऑफ के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको बिकॉज ऑफ को बिकॉज में या बिकॉज को बिकॉज ऑफ में बदलना होगा। ये कैसे पता लगेगा, सेंटेंस को ब्रेक करके। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो बिकॉज ऑफ के बाद में तो आप जो है बिकॉज ऑफ को पढ़ा रहने दें। अगर बाद में एक पूरा क्लोज रखा हो तो समझ जाना प्रेपोजिशन नहीं कंजंक्शन की जरूरत है, फटाफट ऑफ को निकाल देना। अब ये सेंटेंस सही भी हो सकता था अगर मैं ऐसा लिख देता, ऑल फ्लाइट्स हैव बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं बैड वेदर के कारण। समझ गए ना, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता द बैड वेदर, है ना। अब यहाँ पे क्लोज नहीं था, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन का यूज बिल्कुल ठीक है। आ जाओ एक और आगे, बिकॉज और बिकॉज ऑफ जैसा ही एक और केस है इन केस और इन केस ऑफ जैसा। इन केस एक कंजंक्शन है, इन केस ऑफ एक प्रेपोजिशन है। बिल्कुल इसी फॉर्मूला को यहाँ लगाना है। द हॉस्पिटल हैज़ अ बैकअप जनरेटर इन केस ऑफ देयर इज़ अ पावर फेलियर। हॉस्पिटल के पास एक बैकअप जनरेटर है, एक पावर बैंक है ऐसा समझ लो, उस केस में जब एक पावर फेलियर होता है, जब लाइट चली जाती है। सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। हैज़ आपकी वर्ब है, हॉस्पिटल सब्जेक्ट है। अच्छा, हॉस्पिटल के पास क्या है, बैकअप जनरेटर, एक कंपाउंड नाउन है, हैज़ वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इन केस ऑफ एक प्रेपोजिशन होती है, नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद में रखा हुआ है क्लोज, इज़ आपकी वर्ब है, पावर फेलियर आपका सब्जेक्ट है। देयर एक एडवर्ब होती है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करती है। सब्जेक्ट एक्चुअल में इज़ नाम की हेल्पिंग इज़ नाम की वर्ब के बाद में रखा हुआ है ट्रू सब्जेक्ट, है ना। अब ध्यान से देखो सेंटेंस को, अगर इन केस ऑफ एक प्रेपोजिशन है तो यहाँ पे क्लोज क्या कर रहा है, सीधा सा मेरे पास यहाँ पे लॉजिक लगा, इन केस ऑफ की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इस प्रेपोजिशन को कंजंक्शन में बदल देना है। इस ऑफ को निकालते ही क्या होगा, ये देयर इज़ अ पावर फेलियर नाम का पूरा क्लोज इस इन केस नाम की कंजंक्शन से जुड़ जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को मुझे सही लिखना हो तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, द हॉस्पिटल हैज़ अ बैकअप जनरेटर इन केस अ पावर फेलियर। यहाँ पे इन केस ऑफ एक प्रेपोजिशन है और इसका अ पावर फेलियर नाम का ऑब्जेक्ट है ना। ये पूरे क्लोज को मैंने रिड्यूस कर दिया सिर्फ एक नाउन के अंदर। अब देख लो रूल नंबर 6 का लास्ट पार्ट है ना। विदाउट अ चेक इज साइंड इट इज़ इनवैलिड। बिना साइन के एक चेक इनवैलिड होता है। विदाउट अ चेक इज साइंड इट इज़ इनवैलिड। ध्यान देना, विदाउट एक प्रेपोजिशन है और अनलेस एक कंजंक्शन है। दोनों का मतलब होता है बिना, बिना इस काम के या बिना इस चीज़ के। अगर विदाउट एक प्रेपोजिशन है तो अ चेक इज साइंड में यहाँ पे एक पूरा का पूरा क्लोज आपने लगा दिया है। इट इज़ इनवैलिड आप जानते हैं, इज वर्ब है, इट सब्जेक्ट है और इनवैलिड एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। विदाउट प्रेपोजिशन के साथ में क्लोज क्या कर रहा है, मतलब क्या हुआ, सीधा सा मतलब है ये विदाउट प्रेपोजिशन गलत यूज़ हुई है। क्या करें, इसको काट देंगे और इसकी जगह लिख देंगे अनलेस। अनलेस अ चेक इज साइंड इट इज़ इनवैलिड। जब तक एक चेक साइन ना हो वो इनवैलिड नहीं होता, है ना। साइन कर दोगे तो ही वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड है। समझ गए ना, विदाउट और अनलेस का भी यही कनेक्शन होता है। अगर विदाउट से यूज़ करना तो मैं बोलूँगा विदाउट सिग्नेचर अ चेक इज़ इनवैलिड। यहाँ पे विदाउट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिग्नेचर नाम का नाउन। कोई क्लोज यहाँ पे नहीं रखा है, अनलेस को लगाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़े आगे, आ जाओ भाई रूल नंबर 7। शुरू वाले पार्ट में मैंने सारे सिंपल रूल्स को रखा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको थोड़े एडवांस रूल्स मिलेंगे प्रेपोजिशन पे, है ना।
द स्पाई स्टोल अ क्लासिफाइड फाइल ऑफ द गवर्नमेंट एंड लीक्ड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑनलाइन। स्पाई ने, जासूस ने चुरा लिया एक सीक्रेट फाइल को, क्लासिफाइड फाइल को सरकार की, और उसके लीक कर दिए पेज आफ्टर पेज, है ना, पेजेस आफ्टर पेजेस, कागज़ पे कागज़ उसका लीक कर दिया ऑनलाइन। कैसे करूँगा भाई? पहले ब्रेक करूँगा। स्टोल आपकी वर्ब है, स्पाई आपका सब्जेक्ट है। क्या स्टील किया? एक फाइल को, ठीक है, फाइल हो गया ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है इसका गवर्नमेंट, और एंड जो है यहाँ पे वर्ब नंबर 2 को लेके बैठा है। स्पाई ने एक तो स्टील किया और इसने लीक किया, है ना, वर्ब नंबर 2। क्या लीक किया भाई? पेजेस आफ्टर पेजेस, ये हो गया इस वर्ब नंबर 2 का ऑब्जेक्ट। अब देखो रूल क्या कहता है, अगर दो नाउन एक प्रेपोजिशन से जुड़े हों तो दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए। यहाँ देख रहे हो प्रेपोजिशन है आफ्टर, पहला नाउन है पेजेस, दूसरा नाउन है पेजेस। अगर दो सेम नाउन यहाँ रख, इसके आगे रख लेना सेम, है ना, एक जैसे नाउन एक प्रेपोजिशन से जुड़े हों, दोनों को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखा जाए। अब यहाँ पे तो रखे हैं पेजेस एंड पेजेस प्लूरल फॉर्म में, तो क्या करना है, सीधे सीधे इसको मैं लिख दूंगा पेज आफ्टर पेज। समझ गए ना? दो नाउन्स जब एक जैसे हों और प्रेपोजिशन से जुड़े हों, उनको सिंगुलर फॉर्म में रखा जाए। पेजेस आफ्टर पेजेस की जगह लिखूंगा पेज आफ्टर पेज। वैसे ही द पेशेंट इज रिकवरिंग डेज आफ्टर डेज, इज रिकवरिंग आपकी वर्ब, पेशेंट सब्जेक्ट है। अब देखो कब रिकवर हो रहा है, दिन पर दिन। डेज आफ्टर डेज में से निकाल दो एस को और लिख दो डे आफ्टर डे। सिंपल रूल है, रूल नंबर 7, है ना। अब इसी रूल को और देखते हैं और अच्छे से। इंस्टेड ऑफ पब्लिशिंग द मिनिस्टर स्टेटमेंट वर्ड्स बाय वर्ड्स, द न्यूज़पेपर सेंसेशनलाइज्ड इट। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, बजाय पब्लिश करने के मिनिस्टर की स्टेटमेंट को शब्दशः, वर्ड्स बाय वर्ड्स मतलब एक एक शब्द की तरह शब्द, जो उसने बोला वैसा ही लिखा। तो कह रहा है उसने बिल्कुल वैसा तो लिखा नहीं वर्ड्स बाय वर्ड्स न्यूज़पेपर ने, बल्कि सेंसेशनलाइज कर दिया, मसाला बना करके छाप दिया, है ना। ब्रेक करें सेंटेंस को। इंस्टेड ऑफ प्रेपोजिशन है, पब्लिशिंग इसका ऑब्जेक्ट है, जीरेंट। पब्लिश किसको किया? मिनिस्टर की स्टेटमेंट को। इस जीरेंट ने ऑब्जेक्ट ले लिया स्टेटमेंट को। अच्छा, स्टेटमेंट को कैसे करना था भाई? वर्ड्स बाय वर्ड्स। ये वर्ड्स बाय वर्ड्स बता रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर को पब्लिश किया जाना था वर्ड्स बाय वर्ड्स। न्यूज़पेपर आपका सब्जेक्ट है, सेंसेशनलाइज इसकी वर्ब है, इट इसका ऑब्जेक्ट है। हमारा क्या कहता है यहाँ पे रूल? रूल ये कहता है कि आपको बाय प्रेपोजिशन या कोई भी प्रेपोजिशन है उससे अगर दो वर्ड्स जुड़े हुए मिल जाएं नाउन्स, तो उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस एस को निकाल दूंगा। लेकिन अब थोड़ा और ध्यान से समझो, आपके पास दो फ्रेज हैं, पहला है वर्ड फॉर वर्ड, दूसरा है वर्ड बाय वर्ड। पहला है वर्ड फॉर वर्ड, दूसरा है वर्ड बाय वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्टली जैसा आपने बोला वैसा ही मैंने बता दिया या लिख दिया। वर्ड बाय वर्ड का मतलब होता है एक एक वर्ड करके, जैसे एक सेंटेंस है उसमें 10 वर्ड हैं, आपने हर सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड अपने पेपर पे नोट किया, या हर सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट किया। समझ गए ना मेरी बात को? वर्ड बाय वर्ड का काम एग्जैक्टली से नहीं होता, बल्कि एक वक्त पे एक ही वर्ड, है ना। अब ये बताओ, पब्लिश की जाएगी स्टेटमेंट को एग्जैक्टली या एक वक्त पे एक वर्ड? एग्जैक्टली करना है ना। न्यूज़पेपर ने मिनिस्टर की स्टेटमेंट को एग्जैक्टली पब्लिश नहीं किया, बल्कि मसाला लगा के पब्लिश किया। तो एग्जैक्टली के लिए मैं क्या करूँगा, दो काम करूँगा, बीच में से बाय को निकाल दूंगा और वर्ड्स बाय वर्ड्स को चेंज कर दूंगा वर्ड फॉर वर्ड में। समझ गए ना? वर्ड बाय वर्ड गलत हो जाएगा अगर वो भी आप करते हो तो। अब वर्ड बाय वर्ड कहाँ लगेगा, यहाँ देखो, द लॉयर एग्जामिन द होल कॉन्ट्रैक्ट सेंटेंस फॉर सेंटेंस, वर्ड फॉर वर्ड एंड लेटर फॉर लेटर। लॉयर साहब ने एग्जामिन किया पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को, सेंटेंस करके, वर्ड करके और लेटर करके। मतलब पहले वो एक एक सेंटेंस से गया, फिर उसने एक एक वर्ड से गया, फिर उसने एक एक लेटर को चेक किया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट को उसने एग्जामिन किया। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली चेक होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक एक करके, एक एक सेंटेंस की, एक एक वर्ड की और एक एक लेटर की। अगर ऐसा है तो तीनों को बदल दो, फॉर प्रेपोजिशन को निकाल के तीनों में से आप लगा दोगे इनकी जगह बाय, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस एंड लेटर बाय लेटर। समझ गए ना? चलो आ जाओ, आपका आज का क्विज है बिल्कुल सिंपल। मैंने आपका बेसिक प्रेपोजिशन रखा है पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में थोड़ा टेम्पो बढ़ाएंगे, अच्छे वाले रूल्स को सेकंड पार्ट में रखते हैं, है ना, ताकि आप तैयार हो जाओ। फिर बता रहा हूँ, जो लोग शुरू से शुरू नहीं कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, इसलिए पार्ट 0 से शुरू करना है। प्लेलिस्ट का पेज मिल जाएगा आपको कमेंट सेक्शन में, वहीं से जाकर के आपको शुरू करना है ना। आपका क्विज है आज का, इसको आप दें एक ट्राई। मेरे ख्याल से सब लोग इसको करने में एबल होंगे पूरी वीडियो देखने के बाद, अगर आपने ध्यान से देखा है। और इस क्विज के आंसर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताना है ना। ये इसके आंसर्स हैं। तो इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 आउट ऑफ 6 आपने कितनी एरर्स को पकड़ा, आउट ऑफ 6 आपके कितने मार्क्स हैं, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएं।
वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दें। कंटेंट वो दे रहा हूँ जो पेड में भी ना मिले और दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पैशन की वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो चीज़ मुझे सीखने में दिक्कत हुई वो किसी और को दिक्कत ना हो, है ना। आप तो सीखो और वीडियोस को प्यार दो। जितना ज़्यादा प्यार दोगे अगली वीडियो उतनी जल्दी आपको मिल जाएगी। प्रीपोजिशन पार्ट 2। ठीक है, मुलाकात लूँगा, तब तक के लिए साइनिंग आउट।